हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की भौतिक विज्ञान के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें से आज का ये चैप्टर नंबर 1 होने वाला है, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर आज का 5 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कूलाम का नियम सदिश रूप में अर्थात वेक्टर रूप में कैसे लिखा जाता है, इसके लिखने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसको लिखते समय कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि कैसे यूनिट वेक्टर को लिखा जाता है, यूनिट वेक्टर को वेक्टर के रूप में कैसे लिखा जाता है। इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे तथा हम बताएंगे कैसे एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, जैसे कि r12 का मतलब पहले वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन दूसरे वेक्टर के सापेक्ष में, ये सभी चीज़ें कैसे लिखी जाती हैं उसी के ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। और इसके पहले मैंने जो कि 4 वीडियो बना दिए हैं, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने डिटेल से बताया है कि कूलाम का नियम क्या होता है, आवेश क्या होते हैं, आवेश के कितने प्रकार होते हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि कूलाम का नियम सदिश रूप में कैसे लिखा जाता है, उसके भी सापेक्ष कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की PDF को देखना, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, जहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अगर आप मोबाइल से देखते हैं तो मोबाइल में भी अगर आप कमेंट बॉक्स में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगी। जैसे वहां पे क्लिक करते हैं आप हमारे डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, वहां पे आपको PDF दिख जाएगी और वहां पर आप उसको फुल मोड में करके बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, जिसका कोई आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में समझते हैं कि कूलाम का नियम कैसे सदिश रूप में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक डायग्राम भी लिया है। इस डायग्राम में क्या है, कोई दो आवेश हैं Q1 Q2 हैं, और यहाँ पे एक ओरिजिन लिया है जिसके रेस्पेक्ट में इनके पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है, वेक्टर r1 है और r2 है। अर्थात मान लेते हैं कि एक निर्वात में कोई r दूरी पर दो बिंदु आवेश हैं जो कि मूल बिंदु O के सापेक्ष में, जिनके सदिश वेक्टर क्या हो जाएंगे, r1 और r2। कहने का मतलब क्या है कि कोई दो आवेश, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक आवेश रखा है और एक यहाँ पे आवेश रखा है, इन आवेश की स्थिति को अगर हम अपने रेस्पेक्ट में बताएं तो जो पहला वेक्टर है अर्थात जो पहला आवेश Q1 है उसकी सदिश क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा वेक्टर, और जो दूसरा आवेश है उसका क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि r21 का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम लिखते हैं वेक्टर r21, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थित सदिश क्या होगा, अर्थात r21 लिखा है तो जो भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जो नंबर पहले लिखा होगा जैसे r21 लिखा है तो दो का किसके सापेक्ष में, 1 के, अर्थात पहले का दूसरे के सापेक्ष में। जैसे कि अगर r21 लिखा है इसका मतलब कि r2 अर्थात दूसरे वाले आवेश का पहले के सापेक्ष में स्थित सदिश क्या होगा, जिसको हम r21 लिखते हैं। और इसको थोड़ा सा अगर मैथमेटिकल में लिखना चाहें तो r21 बराबर होता है वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। इसी प्रकार से अगर हम r12 लिखें तो r12 का मतलब क्या हो जाएगी, 1 का दूसरे के सापेक्ष। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं Q2 के सापेक्ष Q1 का सदिश, या Q1 का जो है सापेक्ष सदिश विद रिस्पेक्ट टू Q2। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल यही समझने का तरीका है कि जो पहले नंबर लिखा होता है उसका सदिश होता है और जो दूसरा नंबर लिखा होता है उसके सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सापेक्ष का मतलब होता है कि जब भी किसी चीज़ को किसी के सापेक्ष बताया जाता है, जैसे कि सिंपल से एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि मान लो आप जो है कहीं की डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो आप वो डिस्टेंस कहीं ना कहीं से बताएंगे। जैसे कि आप मान लिया अगर लखनऊ के पास में बताते हैं तो कहते हैं कि लखनऊ से आप 5 किलोमीटर जाएंगे, या यहाँ से 5 किलोमीटर लखनऊ बचा है, तो क्या लखनऊ से डिस्टेंस को बताया जाता था लखनऊ के रेस्पेक्ट टू। इसी प्रकार से हर एक डिस्टेंस को किसी न किसी के सापेक्ष ही बताया जाता है उसकी स्थिति कि यहाँ से इतनी दूरी पे है। तो वही यहाँ पे सदिश है जो कि r1 के अगर सापेक्ष देखा जाए r2 का तो क्या हो जाएगा, r12 हो जाएगा,
जाएगा। इसी प्रकार से अगर दूसरे का पहले के सापेक्ष देखा जाए तो उसको R21 पढ़ा जाता है, जो कि यहाँ पे मैथमेटिकल इस प्रकार से लिखा जाता है, जो कि इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि R21 या F12 या F21 इस प्रकार से जो नंबर यहाँ पे लिखे होंगे उनको आप ऐसे ही समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अगर बात करें तो R12 को भी हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बात करें कि अगर यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना कैसे निकालते हैं उस पर भी अभी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे R12 अगर बात करें तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, अर्थात इसको हम एकांक सदिश कहते हैं। अब हम यहाँ पे एक फिर से डायग्राम लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनके बीच में जो बल लगता है उसको कैसे समझा जाए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो अगर Q1 Q2 जो कि दो आवेश हैं, अगर इन दोनों आवेश का गुणनफल अगर ये 0 से ज़्यादा अर्थात धनात्मक आता है तो यहाँ पे कौन सा सूत्र होगा उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो पहले डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे Q1 एक आपको आवेश दिख रहा होगा, दूसरा आवेश आपको Q2 दिख रहा होगा। यहाँ पे Q1 और Q2, अगर Q1 पे हम बात करें बल की तो Q1 पे Q2 के कारण तो उसको हम क्या लिखेंगे F12। अगर 2 वाले पे बात करें 1 के कारण तो उसको लिखेंगे F21, जो कि यहाँ पे आप F12 और F21 देख सकते हैं। अगर इनकी हम बात करें किस प्रकार से डायरेक्शन होगी तो यहाँ पे समान आवेश हैं तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसलिए बल क्या होगी बाहर की तरफ जाएगा था, दिशा क्या होगी बाहर की तरफ। तो F12 भी बाहर की तरफ होगा और F21 भी बाहर की तरफ होगा, और इनकी जो दिशा होती है इन दोनों आवेश को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी के अनुदिश कार्य करते हैं। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे अगर लिखने की कोशिश करें या इसको अगर मैथमेटिकल रूप में समझें कि क्या इसका मीनिंग है तो F21 लिखा जाए, इसका मतलब है कि आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल, जो कि मैंने अभी बताया था कि 1 जो होगा पहले उसके ऊपर दूसरे के सापेक्ष, जैसे F21 लिखा इसका मतलब है कि दूसरे वाले आवेश पे 1 के कारण जो बल लग रहा है उसको हम F21 पढ़ते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम बात करें F12 तो यहाँ पे आवेश Q2 के द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित बल होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक दूसरा आप डायग्राम देख सकते हैं जिसमें आपको दिख रहा होगा, अगर इन दोनों आवेश का गुणनफल अगर 0 से छोटा अर्थात निगेटिव आता है तो इनके बीच में क्या होगा आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल मतलब क्या होगा अंदर की तरफ बल लगेगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं F12 और F21 जो कि अंदर की तरफ मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर कैसा मैथमेटिकल फार्मूला आता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सदिश रूप में कूलाम के नियम का स्वरूप क्या होगा, अगर उनके बीच में आवेश Q1 और Q2 हैं, अर्थात Q1 अगर के द्वारा Q2 पर बल लग रहा है तो उसका क्या हो जाएगा F12, अर्थात 1 पे Q2 के द्वारा बल लग रहा है तो F12 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे मॉड ऑफ R12 का मॉड ऑफ स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर। यहाँ पे लिखा यूनिट वेक्टर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब यहीं पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया आकर्षण बल के लिए। अब हम यहाँ पे दूसरा अगर बात करें Q2 के द्वारा या Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल क्या हो जाएगा, इसको आप यहाँ पे बहुत आसानी से लिख सकते हैं 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से यहाँ पे आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मॉड की बात करें तो क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस तो सेम ही आएगी, चाहे उसको R12 लिखें चाहे R21 लिखें, तो इसलिए इनका मॉड क्या हो जाएगा 1 अर्थात R के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे R12 यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का क्या हो जाएगा, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर का बटे उस वेक्टर के मॉडुलस को उसके नीचे डिवाइड कर देते हैं तो वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो मैंने अभी इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड लिखा था वहाँ पे जो यूनिट वेक्टर थे R12 यूनिट वेक्टर और R21 यूनिट वेक्टर, उनके स्थान पे अगर हम यहाँ पे इन चीज़ों को लिख देते हैं तो फिर हमारे क्या इक्वेशन आ जाएंगे, आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R क्यूब इंटू R12। और इसी प्रकार से एक और नई इक्वेशन बन जाते हैं F21 की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R क्यूब R21। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे 3 और 4 इक्वेशन बन जाते हैं। इन समीकरण को हम कहते हैं सदिश रूप में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं।
तो आज हमने समझा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है और कैसे उनको काम करते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि कूलाम के नियम का सदिश रूप में क्या महत्व होता है। तो चूंकि बल एक क्या है, सदिश राशि होती है, अर्थात कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बल एक सदिश अर्थात वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे उसको वेक्टर रूप में लिखना अधिक उपयोगी है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल क्या हो जाता है। Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल तो F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यूनिट वेक्टर R12 बराबर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से। ऐसे ही Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल क्या हो जाएगा, F21 बराबर यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे R12 और R-12 अर्थात दोनों क्या होंगे, यूनिट वेक्टर समान होंगे, बस डायरेक्शन क्या होगी, इनकी अपोजिट होगी, तो बल भी यहाँ पे क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसका अर्थ है कि दोनों आवेश एक दूसरे पर समान परिणाम का बल विपरीत दिशा में आरोपित करते हैं, अतः वैद्युत बल न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुरूप कार्य करता है। क्योंकि दो वैद्युत आवेशों के बीच में वैद्युत बल R12 अथवा R21 वेक्टर की दिशा में कार्य करता है, अर्थात यह बल दोनों आवेशों को केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, अर्थात यह संरक्षी बल होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और समझते हैं, अनेक आवेश, अगर बहुत सारे आवेश होते हैं तो उनके बीच में कैसे बल को कैलकुलेट किया जाता है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो मान लो दो आवेश हैं, तो दो से अधिक अगर आवेश होंगे तो कैसे कार्य करते हैं। तो दो बिंदु आवेशों के बीच में कार्यरत बल का मान कूलाम के नियम से प्राप्त करते हैं। जबकि अगर बहुत सारे आवेश होते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सुपरपोजिशन सिद्धांत का यूज करते हैं, अर्थात अध्यारोपण। जैसे कि अध्यारोपण सिद्धांत कहता है कि इस तथ्य पर आधारित है कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत पारस्परिक आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उनके निकट अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। इसको हम थोड़ा सा गणितीय भाषा में या एक और नई डिफिनेशन पे बात करते हैं। तो ये जो डिफिनेशन है ये आपके एग्जाम में लिखना है आपको। तो अनेक बिंदु आवेशों के वैद्युत निकाय में किसी एक बिंदु आवेश पर परिणामी वैद्युत बल अन्य आवेशों में से प्रत्येक के कारण इस बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बलों का वेक्टर योग होता है। तो यदि किसी वैद्युत निकाय में मान लिया n आवेश है, अर्थात Q1 Q2 Q3 डैश, और वहाँ पे अगर Q2 Q3 डैश के कारण Q1 पर अगर हम बल की बात करें, जो कि बल लगता है F12 F13 F1 डैश n, तो वैद्युत बल संबंधी अध्यारोपण का सिद्धांत Q1 पर क्या हो जाएगा, F1 का मान जो आएगा, और F1 का मान क्या हो जाएगा, F12 F13 F4 F डैश n। तो इस प्रकार से ये अध्यारोपण का सिद्धांत तो हो जाता है। तो आज हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को समझ लिया कि किस प्रकार से कूलाम के नियम को वेक्टर रूप में लिखा जाता है, कूलाम के नियम का यूज करके वेक्टर फॉर्म में कैसे बहुत सारे आवेश के कारण एक आवेश के ऊपर बल को कैलकुलेट किया जाता है। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे, कुछ और नई चीज़ों को समझेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।